एक कैदी का जेल से गायब होना जो किसी के समझ में नहीं आता। न ताला टूटता है, न दीवारें गिरती है, ना कोई सुराग मिलता है। बस पीछे रह जाती है सिर्फ एक डायरी जिसमें छिपी है एक अनकही कहानी, एक साइंटिस्ट, एक अनाथ लड़का और समय का वो चक्र जहाँ पर सब कुछ दोबारा से होने लगता है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई गहरी चाल? इस कहानी के हर एक मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है एक नया रहस्य, एक नया सवाल। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी जिसका नाम है आरंभ, जहाँ वक्त भी एक किरदार बनकर आपके सामने आता है। इसलिए दोस्तों इस इंटरेस्टिंग कहानी को एंड तक देखना। कहानी की शुरुआत में हम जेल में एक कैदी को देखते हैं जो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों के बारे में बात कर रहा होता है, जैसे कि अब उसकी मौत नजदीक आने वाली हो। तभी उसी समय हम देखते हैं पुलिस वाले शायद उसे कोर्ट में पेश करने वाले थे या फिर उसे फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान कैदी हम सब लोगों से पूछता है कि आखिर वक्त क्या है, क्या ये घड़ी में होता है या फिर सूरज के उगने और डूबने को वक्त कहते हैं। फिर वो सोचता है कि अगर डूबा हुआ सूरज फिर से उग जाता है तो हम भी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वक्त के पीछे क्यों नहीं जा सकते। अगर ऐसा हो पाता तो इन जेलों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की इसी व्यक्ति के पास आती है और उसे कहती है कि थोड़ी ही देर में जनरेटर चालू हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति कुछ भी ना कहते हुए उसे अपनी डायरी दे देता है जिसे वो लड़की पढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक जेल में भूकंप जैसा आता है, लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और चीजें इधर उधर हिलने लगती है। और अब उसके अगली सुबह पुलिस को पता चलता है कि वो कैदी मिगल जेल से भाग गया है। पूरे जेल में उसी की तलाश शुरू हो जाती है लेकिन वो उन्हें वहां पर कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी इसी बीच हम देखते हैं एक कैदी गणेशा से कहता है कि मिगल अपने जेल से भाग गया, जबकि जेल का दरवाजा भी बंद है। पुलिस मिगल को ढूंढ रही है और जेलर गिरगी ने तो डिटेक्टिव लोगों को भी यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए बुलाया है। तो उसके थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं डिटेक्टिव चैतन्य और उसके असिस्टेंट माधवा को, जो कि जेल में आते हैं और जेलर गिरगी से कैदी मिगल के बारे में पूछते हैं कि वो कितने समय से यहाँ पर था। जेलर बताता है कि तकरीबन 2.5 साल से था और वो बहुत ही अच्छा इंसान था। किसी से ना झगड़ा करता, ना किसी के साथ ज्यादा बातें करता, बस अपना काम करता और अपनी डायरी लिखते रहता। पता नहीं इतने सालों में वो अचानक यहाँ जेल से कैसे भाग गया। और जेलर उनसे मिगल को ढूंढने की रिक्वेस्ट करने लगता है। उसके बाद चैतन्य और माधवा मिगल के सेल पर जाते हैं और वहां का नजारा देखकर तो वो शॉक रह जाते हैं, क्योंकि सच में जेल का दरवाजा वैसे ही बंद था। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि ना ही मिगल ने ताला तोड़ा, ना ही दीवार तोड़ी, ना ही जमीन में गड्ढा खोदा, और इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर वो कैसे भाग गया। तो ये सब कुछ देखकर उनका दिमाग तो चकरा जाता है। अब उसके बाद चैतन्य को मिलती है एक डायरी, जिस डायरी में मिगल हमेशा कुछ लिखता रहता था। अब उस डायरी में गणेशा का जिक्र उसके सबसे अच्छे दोस्त में होता है। तो फिर क्या था, चैतन्य और माधवा गणेशा को बुलाकर उसे मिगल के बारे में पूछने लगते हैं। बताने के लिए कहते हैं कि वो कौन था, कहाँ से आया था और कैसे भाग गया। इसके बारे में सब कुछ जानकारी बताने के लिए कहते हैं। तो गणेशा उन्हें बताता है कि 2.5 साल पहले जब पुलिस मिगल को गिरफ्तार करके लेकर आई थी तो आते वक्त उनकी जीप रास्ते में खराब हो गई थी। तब मिगल ने उनकी जीप को ठीक किया था और तब उसके पास भागने का मौका भी था, पर वो भागा नहीं। और यहाँ पर गणेशा कहता है कि आज मिगल के पास भागने का मौका नहीं था लेकिन फिर भी वो भाग गया। लेकिन वो कैसे, ये मुझे भी पता नहीं है। मिगल हमेशा ही अपनी धुन में रहता था और वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। फिर आगे वो बताता है कि एक दिन एक कैदी ने मिगल की वो डायरी छीन ली थी, जिससे कि मिगल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और डायरी छीनने की वजह से उसने उस आदमी को बहुत ज्यादा मारा पीटा। बाद में गणेश ने ही मिगल को उसकी डायरी लौटा दी थी और तब से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी प्रकार से अब मिगल की कहानी को देखा जाता है। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि मिगल के बचपन में। ऐसे ही एक दिन मिगल एक साइंटिस्ट सुब्रमण्यम राव के घर पर छोटा सा एंटीना चुराने के लिए घुस जाता है। उसके बाद राव मिगल से अच्छी तरीके से बातचीत करता है और उनमें दोस्ती हो जाती है। फिर मिगल राव के पास से रहने लगा और उनके कामों में हाथ बटाने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे और एक दिन राव ने मिगल को उससे अपने प्रयोग के बारे में बताया। दरअसल राव तेजाब के ऊपर प्रयोग कर रहा था। राव उसे कहता है कि हमारी जिंदगी एक सीधी सादी रेखा की तरह है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाती है, लेकिन अगर हम इस रेखा के दो सिरों को मिला दे तो ये गोल बन जाता है। इसका मतलब इंसान गोल गोल घूमता रहता है और उसका अंत भी नहीं होता। आसान भाषा में समझा जाए तो इसे हम समय से जोड़ते हैं और शायद गुजरी हुई घटनाएं बार बार घटित होती रहती है, जिसे कि तेजाब कहते हैं। अब उसके बाद हमें मिगल की माँ को दिखाया जाता है, जो उसे हमेशा डांटती रहती है। कहती है कि तू इतना बड़ा हो गया है, बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर, कुछ नौकरी धंधा कर ले, लेकिन उस बूढ़े के पास जाकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन दोस्तों मिगल को तो राव के प्रयोग में मदद करना बहुत ज्यादा पसंद था। वो अपना ज्यादातर समय राव के साथ ही बिताता था और बस रात में घर पर जाकर सोता था। खैर अब उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एक दिन वासंती नाम की एक लड़की राव के घर पर आती है। वो उसे बताती है कि वो हैदराबाद से है और उसने फिजिक्स में एमएससी किया है। उसके प्रोफेसर पाटिल सर ने राव के बारे में बताया था और इसीलिए वो इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ पर आई हुई है।
लेकिन यहाँ तो राव वासंती से झूठ कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, उसे एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और उसके लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। पाटिल सर से यही कहना, वो तुम्हें किसी दूसरे प्रोफेसर के पास भेज देगा। फिलहाल आज तुम यहीं पर रुक जाओ और कल हैदराबाद चले जाना। और दोस्तों वासंती इसके लिए मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गांव का एक आदमी राव के घर पर पत्थर फेंकने लगता है। मिगल और राव सोचने लगते हैं कि ये पुन्ना यानी कि गांव के साहूकार का आदमी हो सकता है, क्योंकि राव ने पुन्ना से कुछ पैसे उधार के तौर पर लिए थे और वो उन पैसों को अभी तक चुका नहीं पाया था। यहाँ दूसरी तरफ हम पुन्ना को देखते हैं। एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि मिगल ने उसकी सारी चीजें देख ली है। पुन्ना कहता है कि अच्छा ऐसा है तो तुम फटाफट से सारी चीजें छुपा दो, अगर वो इसके बारे में किसी को बताएगा तो हम एक्शन ले लेंगे। अब उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं राव अपने घर में किसी कमरे में बिजली का काम कर रहा होता है और वो यहाँ पर मिगल को भी बुलाता है ताकि उसके काम में हाथ बटाए। लेकिन मिगल कहता है कि अगर उसने अभी काम शुरू किया तो काम लगातार 2-3 घंटे चलता रहेगा, इसलिए वो कहता है कि मैं पहले अपने घर पर जाकर अपनी माँ को खाना खिलाकर आता हूँ, फिर आकर हम काम करेंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोस्तों वासंती कमरे में आती है और राव से पूछती है कि सर क्या मैं इस काम में आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। अब वासंती को देखकर राव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। राव तुरंत ही वासंती को कमरे से बाहर निकालता है और उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस प्रयोग के बारे में किसी को पता चले। जिस पर वासंती कहती है कि सर मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और इस एक्सपेरिमेंट का सारा श्रेय आपको ही मिलेगा। राव कहता है कि इसमें मेरे श्रेय की कोई बात नहीं है बेटा, बात है जान की। ये प्रयोग करने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी और शायद इसमें मेरी जान भी जा सकती है, इसलिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। लेकिन वासंती कहती है कि सर मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अब ये बात सुनकर राव तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जबरदस्ती वासंती को अपने घर से बाहर निकालने लगता है। कहता है कि अब तुम यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती, चली जाओ यहाँ से, लगता है तुम पागल हो चुकी हो। तभी दोस्तों यहाँ पर आता है कहानी का पहला मोड़। वासंती राव से कहती है कि मेरा असली नाम वासंती नहीं बल्कि शारदा सुब्रमण्यम राव है, मैं आपकी ही बेटी हूँ। और ये बात सुनकर राव तो शॉक रह जाता है। उसके बाद दोस्तों सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है और यहाँ पर हमें राव और वासंती की कहानी बताई जाती है। कुछ साल पहले तो राव ने अपने बेटे पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि उसकी मौत हो गई थी। अब ये देखकर उस वक्त राव की पत्नी गुस्से में आकर वो अपनी बेटी को यहाँ से ले गई थी। उसके बाद राव ने सोचा कि उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, इसलिए वो वहां से निकलकर मिगल के गांव में आकर रहने लगता है। और उसके कुछ सालों बाद शारदा की मां मर गई थी और शारदा अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारने लगी। अब सीन आता है प्रेजेंट में और शारदा अपने पिता राव से कहती है कि वो यहाँ पर राव के साथ रहने के लिए नहीं आई है, बल्कि वो जानना चाहती है कि वो कैसा इंसान है। अब दोस्तों राव अपने बेटे को देखकर दुखी हो जाता है, उसे माफी मांगने लगता है और उसे यहाँ पर रहने की इजाजत दे देता है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिगल खाना बनाने के लिए वापस अपने घर पर जाता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो किचन में जाकर देखता है तो उसकी माँ ने पहले से ही खाना बना लिया था। तो वो अपनी माँ को शारदा के बारे में बताता है कि राव सर की लड़की शारदा यहाँ पर आई थी, जिस पर मिगल की माँ उसे कहती है कि उसे किसी दिन हमारे घर पर लेकर आओ। उसके बाद मिगल वापस से राव के पास जाता है तो यहाँ पर राव उससे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, सारी बातें छुपा कर रखी। लेकिन मिगल तो इन सारी बातों को हल्के में लेता है। कहता है कि राव सर आप मेरी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब कि आप मेरे लिए एक वरदान जैसे हो। आगे मिगल कहने लगता है कि आप जिस रास्ते पर चलते हैं उसका कोई भी ठिकाना नहीं होता और जिंदगी का मतलब किसी का साथ निभाना होता है। हमारे साथ जो भी रहते हैं वही तय करते हैं कि हम कहाँ तक जाएंगे और हमारी जिंदगी कैसी होगी। अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे तो मेरी जिंदगी की कोई भी मायने नहीं है, मैं बस अपने छोटे मोटे काम करते हुए जिंदगी गुजार रहा होता। इस तरह से अब मिगल राव को समझाते हुए उसे शांत करता है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ जेल में माधव चैतन्य से कहता है कि सर आप फटाफट से चलिए, वो मिगल वही रहेगा राव के पास। चैतन्य कहता है कि अब वो इस राव को कैसे ढूंढेंगे। तभी गणेशा उन दोनों से कहता है कि क्या आप दोनों ने इस केस की फाइल नहीं पढ़ी, मिगल ने राव को मार दिया इसलिए वो गिरफ्तार हो गया था ना। ये सुनने के बाद चैतन्य और माधव को तो बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो मिगल राव को अपना आदर्श मानता था तो वो राव की हत्या कैसे कर सकता है और उसने हत्या क्यों की होगी। तो गणेश आगे कहता है कि एक रात झगड़े के दौरान राव का घर जल गया था और ये बात खुद मिगल ने ही कोर्ट में स्वीकार की थी। अब दोस्तों सीन यहाँ से दोबारा फ्लैशबैक में जाता है। राव अपनी बेटी शारदा को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हमने ये चीज पहले भी कर ली है। किसी जगह पर हम जाते हैं तो ऐसा लगता है हम इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। कुछ लोग तो इसे कोइंसिडेंस या फिर सिक्स सेंस भी कहते हैं, लेकिन राव के हिसाब से वो मानता है कि हमारी जिंदगी में ये घटनाएं पहले से घटित हो चुकी है, इसलिए हमें वो महसूस होता है और इस चीज को हम तेजाबु कहते हैं। राव शारदा से कहता है कि समय एक बहती हुई नदी की तरह है, हमेशा वो आगे जाती रहती है जैसे कि एक सीधी रेखा की तरह। अगर हम नदी के बीचों बीच एक और रास्ता बनाकर उसे पहले पॉइंट से जोड़ देंगे तो वो नदी तो गोल गोल घूमती रहेगी।
ठीक उसी तरह से हमने किसी भी इंसान के टाइमलाइन को अगर आधे में काट कर उससे पहले पॉइंट से जोड़ दिया तो वो तो लूप में ही घूमता रहेगा। उसके साथ जो भी घटनाएं हुई थी वो बार बार होती रहेगी और वो इंसान इस इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। फिर वो आगे बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट में छोटा सा जोखिम भी है। अगर कोई भी व्यक्ति इस लूप से बाहर नहीं आएगा तो वो वहीं पर फंस कर रह जाएगा। अब दोस्तों इसी बातचीत के दौरान हम देखते हैं कि उस कमरे की खिड़कियां बार बार खुलने लगती है और राव उन खिड़कियों को बार बार बंद करते रहता है और इस तरह से ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं मिगल शारदा को अपने घर पर ले जाता है अपनी माँ से मिलवाने के लिए। यहाँ पर ये तीनों काफी सारी बातें करते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं मिगल अपनी नई शर्ट को प्रेस कर रहा होता है। ये देखकर मिगल की माँ उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि ये सब कुछ इस लड़की के लिए हो रहा है ना, कि वैसे भी तुम अब ये नई शर्ट पहनने वाले हो तो मेरे साथ फोटो खींचने के लिए स्टूडियो चलो, हम वहाँ पर जाकर एक अच्छा सा फोटो खिंचवाते हैं। अब उसकी माँ ऐसी जिद करने लगती है लेकिन दोस्तों मिगल इस बात को टालने लगता है। कहता है कि कल ही हमारा एक्सपेरिमेंट है तो इसलिए हम और किसी दिन चलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मिगल शारदा को अपना पूरा गांव घुमाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं और दोस्तों कल जो एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है उसके लिए शारदा मिगल को हौसला देती है। कहती है कि तुम घबराओ मत, सब कुछ सही से हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि राव अपना एक्सपेरिमेंट मिगल के ऊपर करने वाला होता है। आखिरकार वह एक्सपेरिमेंट वाला दिन आ ही जाता है जिस दिन एक्सपेरिमेंट होने वाला था। यहाँ पर हम देखते हैं राव ने एक बहुत बड़ी मशीन तैयार कर ली थी और उसी तरह से वो भी यहाँ पर मिगल को हौसला देता है कि तुम फिक्र मत करो, हम इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली करेंगे। तो राव यहाँ पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। राव मिगल के माथे पर 2 वायर्स लगाकर उसे एक बक्से में सुला देता है और उस बक्से में पानी भी होता है। अब जैसे ही राव अपनी मशीन को ऑन करता है तो उस कमरे का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है जैसे कि हल्का सा भूकंप आया हो। और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिगल एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है और इस स्पेस के बारे में राव का मानना ये होता है कि इसे एम्प्टी स्पेस कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मिगल को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वो कहाँ पर है ये उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब बहुत कोशिश करने के बाद मिगल को होश आ ही जाता है। अब होश में आने के बाद उसे जो महसूस हुआ था, उसने जो एक्सपीरियंस किया, वो सारी बातें उसे बताने लगता है। तो राव कहता है कि लगता है कहीं पर गड़बड़ी हुई है, जल्द से जल्द हमें इसे ठीक करना होगा। उसी वक्त हम देखते हैं पुन्ना अपने आदमियों के साथ राव के घर पर आता है। दरअसल राव ने पुन्ना से कुछ पैसे उधार के तौर पर लिए थे और वो यहाँ पर अपने पैसे मांगने लगता है। राव कहता है कि कल या परसों तक मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात ये होती है कि मिगल और पुन्ना के बीच में भी बनती नहीं थी। मिगल की माँ ने भी पुन्ना से कुछ पैसे उधार के तौर पर लिए थे और मिगल भी उसके थोड़े थोड़े पैसे चुकाता था। उसके बाद हम देखते हैं मिगल शारदा को लेकर कॉफी शॉप पर जाता है। कॉफी पीने के बाद जब बिल चुकाने की बारी आती है तो दुकान वाला बंदा मिगल से बैलेंस पूछने लगता है और बाकी के पैसे भी देने के लिए कहता है। तो मिगल उसे पूछता है कि मैंने कब तुम्हारे दुकान से उधार के तौर पर चाय पी है। लेकिन शारदा मिगल के भी पिछले वाले पैसे दुकान वाले को देकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों वो दुकान वाला ऐसा क्यों कह रहा था ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। उसके बाद दोबारा मिगल शारदा को लेकर अपने घर पर आता है तो उस वक्त उसे पता चलता है कि मिगल की मां मर चुकी है। तो उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जब मिगल की मां की चिता जल रही होती है तो उसी जगह पर पुन्ना और उसके आदमी आ जाते हैं। पुन्ना यहाँ पर मिगल से कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं तुम्हारी माँ का चेहरा देखकर इतने दिनों से चुप था, लेकिन अब तो तुम्हारी माँ भी गुजर चुकी है तो इसलिए अब मेरे पैसे लौटा दो, और अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हारा घर मेरे नाम पर कर दो। अब ये बात सुनकर राव पुन्ना को डांटने लगता है कि तुम कहाँ पर आकर कैसी बातें कर रहे हो, इस वक्त यहाँ पर क्या चल रहा है उसके बारे में तो जरा सोचो। लेकिन उल्टा पुन्ना राव को ही चुप करा देता है, कहता है कि ये मिगल का और उसका मामला है, तुम बीच में मत आओ। तभी दोस्तों मिगल गुस्से में आता है और पुन्ना के ऊपर टूट पड़ता है, उसे मारने पीटने लगता है और यहाँ पर उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन अब जैसे तैसे करके गांव वाले उन दोनों को रोकते हैं। अब दोस्तों मिगल तो कर्जा नहीं चुका पाया था, इसीलिए वो अपना घर खाली करने का फैसला करता है। फिर वो अपने घर पर आता है जहाँ पर उसकी माँ का सारा सामान था, उन सारी चीजों को पैक कर लेता है। और उसके बाद मिगल जब राव के पास जाता है तो यहाँ पर राव भी मिगल को हौसला देता है और मिगल राव से कहता है कि सर, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैं मेरी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरी माँ के मरते वक्त भी मैं मेरी माँ के पास नहीं था, इसी एक बात का मुझे दुख है। तभी दोस्तों एक बंदा राव के घर के पास आकर कहने लगता है कि राव सर, आप फटाफट से बाहर आइए, पुन्ना के घास को किसी ने आग लगा दी है और पुन्ना ये सारा इल्जाम मिगल पर डाल रहा है। अब ये देखकर मिगल शॉक रह जाता है और कहता है कि लगता है ये पुन्ना की एक चाल है, उसने उससे झगड़ा किया था ना, इसलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। खैर अब उसके बाद ये तीनों दोबारा से एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बार राव मिगल को एक अंगूठी देता है और कहता है कि जब तुम इस एक्सपेरिमेंट से बाहर आ जाओगे तो तुम इस अंगूठी को उतार देना, और वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि राव के घर के बाहर पुन्ना और उसके आदमी आ जाते हैं, राव को बाहर बुलाने लगते हैं। लेकिन अब राव उन लोगों की बातों को इग्नोर करने लगता है क्योंकि वो यहाँ एक्सपेरिमेंट में बिजी था।
अब दोस्तों यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी कि जेल में, और मिगल की डायरी में कुछ पन्ने खाली होते हैं। तो गणेशा चैतन्य से कहता है कि अरे सर, उसी रात मिगल गिरफ्तार हुआ था ना, पता नहीं उस रात क्या हुआ था, आप थोड़ा आगे देखिए। इस तरह से 2 पन्ने आगे पलटने पर कहानी आगे बढ़ने लगती है और यहाँ पर सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं उस एक्सीडेंट के बाद मिगल थोड़ा सा पास्ट में आ जाता है, मतलब जिस दिन शारदा राव के घर पर आई थी ना, उस समय पर चला जाता है। और मिगल और राव के घर पर पत्थर फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि मिगल ही होता है। लेकिन राव और दूसरा वाला मिगल यही सोचने लगते हैं कि ये काम पुन्ना और उसके आदमियों का हो सकता है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद प्रेजेंट वाला मिगल तो शॉक रह जाता है कि उनका तो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, मतलब कि मिगल पास्ट में आ गया। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर मिगल को अपनी माँ की याद आती है, मतलब कि इस समय उसकी माँ अभी भी जिंदा थी ना, इसलिए फटाफट से मिगल अपनी माँ के पास चला जाता है। अपनी माँ की आवाज सुनकर उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात ये होती है कि यह औरत मिगल की असली माँ नहीं थी, किसी दूसरी महिला ने इसको ये दे दिया था और इस महिला ने मिगल को अपना बेटा समझकर उसे पाल पोसकर बड़ा किया। अब ये सारी बातें मिगल को पता चल गई थी। फिर मिगल घर पर आने के बाद खाना बनाकर अपनी माँ को अपने हाथों से खिलाने लगता है। दोस्तों आपको याद होगा, पास्ट में मिगल जब अपने घर पर खाना खाने के लिए आया था तो खाना पहले से पका हुआ था। तो मिगल ने सोचा था कि उसकी माँ ने खाना बनाया है, लेकिन वो खाना तो प्रेजेंट वाले मिगल ने बनाया था। अब मिगल यहाँ पर सोच लेता है कि उसकी माँ के जो छोटे छोटे सपने हैं वो उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन उससे पहले वो राव से मिलने का फैसला करता है। फिर वो अपने चेहरे को ढककर राव की पहचान जाने लगता है। तो वह जिस रास्ते से जा रहा था उसी जंगल में पुन्ना और उसके आदमी गांजा बनाते रहते हैं और उसी रास्ते से गुजरने की वजह से मिगल ये सारी बातें सुन लेता है। उसी तरह से पुन्ना का भी एक आदमी मिगल को यहाँ पर देख लेता है और पुन्ना का वो आदमी पुन्ना के पास जाकर ये बात बताता है कि भैया जी, मिगल ने हमारी सारी बातें सुन ली और हमें इलीगल तरीके से गांजा बनाते हुए देख लिया। तो पुन्ना भी कहने लगता है कि अरे देखने दो, वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। अब उसके बाद दोस्तों मिगिल का एक दोस्त उसे रास्ते में मिल जाता है, मतलब कि उसे पहचान लेता है। उससे पूछता है कि अरे मिगल, तुम कहाँ पर जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपनी बाइक पर छोड़ देता हूँ। तो अब मजबूरन मिगल को उस बंदे की बाइक पर बैठकर जाना पड़ता है। तो ये बंदा चाय पीने के लिए दुकान पर आता है और थोड़ी बहुत चाय भी पीता है। तो मिगल भी उस होटल में आकर खाना वगैरह खाता है और चाय वगैरह पीने के बाद वो जब बिल देने के लिए जाता है तो दुकान वाले से कहता है कि भैया मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं। तो दुकान वाला भी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, फिलहाल तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो दे दो और बाद में बाकी के पैसे दे देना। तो बाद में दोस्तों दूसरी बार मिगल और शारदा यहाँ पर कॉफी पीने के लिए आए थे, तो इस दुकान वाले बंदे ने उस मिगल से बचा हुआ पैसा मांगा था। खैर उसके बाद मिगल राव के घर के पास आता है और उस वक्त राव मिगल और शारदा को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा था। तो उन्हीं बातों के दौरान कमरे की खिड़कियां जो खुल रही थी ना, वो और कोई नहीं बल्कि ये मिगल ही ओपन कर रहा था। उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा, ये मीटिंग खत्म होने के बाद मिगल शारदा को अपने घर पर ले गया था अपनी माँ से मिलवाने के लिए। तो उसी वक्त प्रेजेंट वाला मिगल राव के पास आता है और अंगूठे को दिखाते हुए कहता है कि सर, आपका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। अब ये सुनने के बाद राव भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने खोए हुए बेटे को बहुत ज्यादा याद करने लगता है। वो मिगल से कहता है कि 20 साल के बाद आज मेरा सपना पूरा हुआ। और यहाँ पर मिगल भी कहता है कि सर, मेरी माँ मरने वाली है। तो राव उसे कहता है कि मिगल, जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब तुम्हारे पास अच्छा मौका है तुम्हारी माँ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का। सो उसी तरह से मिगल भी अपनी माँ के पास जाता है उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। वो उनके छोटे छोटे विशेष पूरे करने लगता है, जैसे कि उसे शहर के मंदिर वाले जगह पर ले जाना, शॉपिंग करवाना, मूवी दिखाना, फोटो स्टूडियो में जाकर एक साथ फोटो खिंचवाना। इस तरह से वो सारा टाइम अपनी माँ के साथ ही बिताता है। फिर अपनी माँ को घर के पास छोड़ देता है और घर पर जाने के बाद नींद में उसकी माँ की मौत हो जाती है। तो तभी दूसरी तरफ उसी रात यहाँ पुन्ना फैसला करता है कि वो अपने गांजे का सामान मिगल के घर पर रखवा देगा। और पुन्ना की ये बातें मिगल सुनकर उसकी खेती के पास जाकर उसके सारे घास को आग लगा देता है। पुन्ना और उसके आदमी इधर उधर तलाश करने लगते हैं कि आग किसने लगाई, लेकिन यहाँ पुन्ना को तो मिगल के ऊपर ही शक हो जाता है। तो आखिरकार पुन्ना मिगल को पकड़ लेता है और उसे बहुत सा मारने पीटने लगता है। तो वही दूसरी तरफ मिगल, राव और शारदा एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं और उसी वक्त पुन्ना अपने आदमियों के साथ राव के घर पर आता है। वो यहाँ पर राव को बाहर बुलाने लगता है, लेकिन तब तक राव एक्सपेरिमेंट शुरू कर चुका था। अब राव अपने घर से बाहर नहीं आ रहा था। ये देखकर पुन्ना और उसके आदमी राव के घर के ऊपर तेल डालकर वहां आग लगा देते हैं। अब अपने घर को आग लगी हुई देखकर राव अपने बेटी को घर से बाहर जाने के लिए कहता है और वो यहाँ पर खुद मिगल की रक्षा करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर प्रेजेंट वाला मिगल राव को बचाने के लिए अंदर आता है। लेकिन जब तक वो अंदर आता तब तक राव मर चुका था और वहां पर लाइट का मेन पावर बंद होने की वजह से बॉक्स वाला मिगल बेहोश में आ जाता है। यहाँ पर जलते हुए घर को देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और तभी यहाँ पर पुलिस वाले आकर मिगल को पकड़कर ले जाते हैं। और दोस्तों अब यहाँ प्रेजेंट में जेल में ये डायरी पढ़ने के बाद चैतन्य और माधव के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब दोस्तों सीन दोबारा से फ्लैशबैक में चला जाता है। प्रेजेंट वाला मिगल शारदा के पास आकर उसे अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है कि राव सर का एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और ये एक्सपेरिमेंट बीच में ही रुक जाने की वजह से प्रेजेंट वाला मिगल पास्ट में ही रुक गया।
तो दोबारा से मिगेल और शारदा वो मशीन बनाने लगते हैं। उसके बाद एक दिन शारदा पास्ट वाले मिगेल के पास जाकर उसकी डायरी उसके हाथ में थमा देती है और अपना प्लान बताती है। उसके बाद वो दोनों मिगल वॉशरूम में आकर एक दूसरे के शर्ट्स बदल लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर प्लान ये होता है कि प्रेजेंट वाला मिगल जेल में जाएगा और पास्ट वाला मिगल शारदा के साथ ही रहेगा उसके एक्सपेरिमेंट में साथ देने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात ये होती है कि उस दिन जब राव का घर जल रहा था ना, तो राव ने अपने कुछ जरूरी कागजात घर के बाहर फेंक दिए थे और वो सारी फाइल्स शारदा के हाथ लग गई थी और शारदा ने उसी फाइल्स का इस्तेमाल करके उस मशीन को दोबारा से बनाया और 2.5 साल के बाद वो उस मशीन को बनाने में कामयाब हो गई। और शारदा के उस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने की वजह से मिगेल जो जेल में था ना, वो गायब हो जाता है। मतलब कि वो अपने टाइमलाइन में चला जाता है, इसका मतलब प्रेजेंट में आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजें डिटेक्टिव चैतन्य मिगेल की डायरी पढ़कर समझ चुका था। लेकिन चैतन्य माधव से कहता है कि हमें तो ये सारी बातें समझ में आ चुकी है, लेकिन अगर हम यही बात दूसरों को समझाएंगे तो हमारी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, उल्टा वो लोग हमें ही पागल समझेंगे। और फिर इस तरह से ये दोनों वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों तेजाब वाली ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।